बच्चों, आज हम हिंदी के का दूसरा पाठ वारिस कौन ये पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी की पहली कविता हमारी पूरी हो चुकी है और आज हम ये दूसरा पाठ हिंदी का करने जा रहे हैं, पहली इकाई का वारिस कौन। ये जो पाठ है ये एक कहानी है और इस बहुत ही दिलचस्प कहानी है। इस कहानी से जो हमारी लेखिका है विभा रानी। हमारी लेखिका है विभा रानी। इस कहानी के ज़रिए वो हमसे कहना चाहती हैं, हमको बताना चाहती हैं कि जीवन में सफलता अगर प्राप्त करनी है, हमको जीवन में सफल होना है, तो हमको एक तो समय का उपयोग आना ज़रूरी है कि हमारे पास कितना समय है, उस समय का सदुपयोग करते आना ज़रूरी है और हमारे पास कौन से साधन हैं, उन साधनों का भी हमको उपयोग करते आना ज़रूरी है। समझ में आया? समय का और साधनों का। जिस इंसान को इन दो चीज़ों का सही उपयोग करना आता है, सही उपयोग मीन्स सदुपयोग करना आता है, वही इंसान जीवन में सफल होता है। जो समय का सही उपयोग नहीं करता वो भी सफल नहीं हो सकता और जो अपने पास मौजूद साधनों का, साधन यानी सोर्सेज, कौन से रिसोर्सेज हैं तुम्हारे पास, कौन सी चीज़ें, कौन से ज़रिए तुम्हारे पास हैं कि जिनको यूज़ करके तुम आगे बढ़ सकते हो लाइफ में। तो जो साधनों का सही उपयोग करना नहीं जानता वो जीवन में सफल नहीं हो सकता। तो इस पाठ के ज़रिए, इस कहानी के ज़रिए जो हमारी लेखिका हैं, कहानीकार हैं विभा, वो हमसे यही कहना चाहती हैं कि सफलता के लिए आवश्यक है कि समझ बूझ, इंसान के अंदर समझदारी हो, योजना बनाना, एक प्लानिंग के थ्रू काम करना, समय तथा साधनों का सदुपयोग करना, टाइम का और रिसोर्सेज का सही उपयोग करना, ये आना ज़रूरी है। ऐसा करने पर उत्तम फल की प्राप्ति करने में कर्ता अवश्य सफल होता है। ऐसा अगर करेंगे तो जो हमको आगे जाके उसका फल मिलेगा, जो इनाम मिलेगा हमको, वो अच्छा होता है। जो भी ऐसा करता है वो सफल होता है। यहाँ पर हमको एक राजा की कहानी दी गई है। उस राजा की 4 बेटियां होती हैं और 4 बेटियों में से अब किसे वो अपना उत्तराधिकारी चुने, यानी किस रानी को अपना राजपाट वो सौंपे कि जो आगे अच्छे से उसका राजपाट चला सके। उसके लिए उसे उन चारों बेटियों का एक टेस्ट लेना पड़ता है। समझ जाओ उनके इंटेलिजेंस का, उनके बुद्धिमानी का, कि कौन सबसे ज़्यादा दिमागदार है, कौन है जो समय और साधनों का सही उपयोग करना जानता है, योजना बनाना जानता है, जो समझ बूझ से काम करती है। इन चारों में से कौन है, ये राजा के लिए जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि बेटियां तो चारों ही प्यारी होती हैं उसके लिए। अब लेकिन वो राजपाट किसे सौंपे, इसके लिए वो उन चारों की एक परीक्षा लेता है, एक टेस्ट लेता है। और उस टेस्ट में उसकी एक बेटी, देखो किस, एक राजकुमारी जो है वो किस तरीके से सफलता प्राप्त करती है, कैसे वो सही साबित होती है और उसे वो क्यों उत्तराधिकारी चुनता है, ये हमें अब कहानी पढ़ने पर समझ में आएगा। बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही मज़े वाली कहानी है, आप लोगों को भी सुनने में अच्छा लगेगा। अब यहाँ पर जो हमारी लेखिका है विभा रानी, पहले हम इनका परिचय पढ़ लें। ये जो है 1959 में पैदा हुई, मधुबनी बिहार में। ये एक बहुत ही बड़े परिवार की बेटी हैं, लेकिन इन्होंने जो है स्टेट नेशनल लेवल पर लेखिका बनने का जो काम है वो उन्होंने मुकाम हासिल किया है। और इन्होंने कई सारी कहानियाँ, गीत, अनुवाद, मैं पहले भी बता चुकी, अनुवाद का मतलब ट्रांसलेशन करना, और बहुत सी चीज़ों में उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से अपनी कलम चलाई है। यानी बहुत ही अच्छे अच्छे लेख इन्होंने लिखे हैं। महिलाओं और बच्चों के विषयों पर भी इन्होंने लोकगीत लिखे हैं और अभी भी इनके ये सारे काम चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना ये पाठ शुरू करते हैं, वारिस कौन। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे सब। एक राजा था,
उसके 4 बेटियां थीं। राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमती होगी उसे ही अपना राजपाट सौंपेगा। इसका फैसला कैसे हो, वह सोचने लगा। अंत में उसे एक उपाय सूझा। एक समझ में आ रहा है ना, ये तो हिंदी में ही है, अब इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं पर कोई हार्ड वर्ड आएगा तो मैं आप लोगों को बताते जाऊंगी, बाकी एक कहानी की तरह आप लोग ध्यान से सुनते जाओ कि एक राजा था, उसकी 4 बेटियां थी। अब इन चारों में से वो सबसे ज्यादा बुद्धिमती यानी इंटेलिजेंट जो होगी उसी को वो अपना राजपाट सौंपेगा। इंटेलिजेंट बुद्धिमती यानी कि जो सूझबूझ से काम करती होगी, समझदारी से काम करती होगी, सही फैसले लेती होगी, समय और साधनों का सही इस्तेमाल करती होगी, जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होगी उसी को मैं अपना राजपाट सौंपूंगा। लेकिन अब ये कैसे पता चले कि इन चारों में से कौन है सबसे ज्यादा बुद्धिमती, वो सोचने लगा। और आखिर में, अंत में यानी कि आखिर में उसे एक उपाय सूझा, एक सॉल्यूशन उसे समझ में आया। उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया, सभी को गेहूं के 100-100 दाने दिए और कहा, इसे तुम अपने पास रखो। 5 साल बाद मैं जब इन्हें मांगूंगा तब तुम सब मुझे वापस कर देना। अब देखो ये कैसा सलूशन उसे समझ में आया कि उसने क्या किया कि चारों बेटियों को बुलवाया और बुलवा के उन्हें गेहूं के 100-100 दाने दिए। हर एक बेटी को हाथ में 100-100 दाने की एक पोटली रख दी। इसे तुम, और क्या कहता है कि इसे तुम अपने पास रखो और कितने साल बाद, देखो ध्यान दो, कितने साल बाद, 5 साल बाद मैं जब इन्हें मांगूंगा तब तुम सब मुझे इसे वापस कर देना। अब यहाँ पे राजा की ये चालाकी थी कि जब मैं 100 दाने दे रहा हूँ इनको, तो इन चारों में से जो भी बुद्धिमान रहेगी वही इसका सही उपयोग करेगी और इन 100 दानों से वो कैसे उसको जो है ज्यादा उपयोगी बना सकती है, कैसे उसका सही इस्तेमाल करेगी, ये उसे देखना था कि कौन सी बेटी है जो इन 100 दानों का एकदम सही यूज करेगी। गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट आई। बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। अब लो, इसी से साबित हो गया कि बड़ी बहन तो कहीं से भी बुद्धिमती नहीं है, क्योंकि उन गेहूं के दानों का उसने क्या किया, उसने सीधा ले जाकर उसे खिड़की के बाहर फेंक दिया। उसने सोचा, आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के इन दानों की याद रहेगी क्या, और जो याद भी रहा तो क्या हुआ, भंडार से लेकर दे दूंगी। यानी ये तो कुछ ज्यादा ही स्मार्ट निकली। उसने कहा कि पहली बात तो 5 साल का समय है, 5 साल में तो पिताजी को याद भी नहीं रहेगा कि मैंने इन लोगों को 100-100 दाने दिया था। और अगर चलो भाई याद रहा भी और उन्होंने मंगवाया भी कि भाई दाने ला के दो, तो मैं भंडार से उनको वो 100 दाने ले जाकर दे दूंगी। यानी इसने अपनी बुद्धि का, अपने दिमाग का यहीं पे बता दिया कि उसके पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं था, कि उसके पास जो है वो उसके आगे वो सोच ही नहीं पाई कि इन 100 दानों से वो क्या कर सकती है और पिताजी ने क्यों दिए होंगे, इसके पीछे कोई रीजन हो सकता है। ये उसने अपना दिमाग चलाई ही नहीं और सीधा सीधा लापरवाही में उसे खिड़की के बाहर फेंक दिया और सोचा कि अगर उन्होंने मंगा भी तो मैं भंडार घर से नए दाने ले जाकर दे दूंगी। अब देखो, एक बहन तो फेल हो गई ऑलरेडी हमारे सामने। दूसरी बहन क्या करती है, दूसरी बहन ने दानों को चांदी की एक डिब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूकची में डाल दिया। सोचा, 5 साल बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस कर दूंगी। अब दूसरी बहन ने भी यहाँ पर हमें अपनी बुद्धिमानी का सबूत दे दिया कि भाई उसने इन दानों के बारे में ये नहीं सोचा कि भाई ये रखे रखे सड़ जाएंगे। उसने बड़े प्यार से उन्हें मखमल के थैले में बंद करके एक डिब्बी में डालकर उसे संदूकची में रख दिया, जैसे वो कोई जेवरात रख रही है सोने के। और सोचा कि 5 साल बाद पिताजी को ये दाने जब वो मांगेंगे तो मैं उन्हें वापस कर दूंगी। यानी कि बस ये भी यहाँ पर फेल हो गई।
तीसरी बहन बस सोचती रही कि इसका क्या करूं। अब तीसरी बहन वो मतलब अब देखो यहाँ पर इसने कम से कम थोड़ी सी समझदारी यहाँ दिखाई कि इसने कम से कम सोच रही है कि भाई पिताजी ने क्या मकसद से ये दाने दिए होंगे और इन दानों का मैं सही उपयोग क्या करूं। तो बस वो सोच में ही अपनी गुम थी कि भाई मैं क्या करूं। अब देखो चौथी ने क्या किया। चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी, वो बहुत छोटी बच्ची की तरह थी। शरारतें करना उसे बहुत पसंद था। छोटे बच्चों को होता ही है शरारतें करना पसंद। उसे गेहूं के भुने दाने भी बहुत पसंद है और गेहूं के भुने हुए दाने खाना भी उसे बहुत पसंद था। उसने दानों को भुनवा कर खा डाला और खेल में मगन हो गई। यानी उसे कोई, वो छोटी थी इसलिए उसे कोई चिंता ही नहीं थी कि पिताजी ने भाई ये किसी रीजन से दिए होंगे, कुछ एम से दिए होंगे, मकसद से दिए होंगे। वो जो है बस अपनी शरारत में, अपने मगन में वो उसे भुनवा कर उसने खा भी लिया, उसे पसंद भी था और फिर से वो अपनी खेल में मगन हो गई। अब उसे उन दानों का कोई मतलब ही नहीं था। अब बची कौन से, यानी पहली वाली ने तो क्या किया, पहली बहन ने उसे खिड़की के बाहर फेंक दिया और सोचा कि भाई पिताजी मंगवाएंगे तो मैं उन्हें भंडार घर से लाकर दे दूंगी, थोड़ा ज्यादा ही चालाक थी। दूसरी बहन ने क्या किया, उसे बड़े प्यार से संजो कर उसको मखमल के थैली में, संदूकची में डालकर, जैसे कोई जेवरात वगैरह रखते हैं केयर से तिजोरी में, वैसा उसने संदूकची में रख दिया कि भाई पिताजी जब मांगेंगे तो मैं उन्हें दे दूंगी। अब तीसरी वाली तो सोच ही रही थी कि भाई मैं क्या करूं। उतने में चौथी वाली ने क्या किया, चौथी वाली बच्ची थी, उसने उन दानों को भुनवा लिया और भुनवा कर खा लिया। अब बची कौन, तीसरी राजकुमारी के वो क्या करती है इन दानों का। तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था कि पिताजी ने इन्हें यूं ही ये दाने नहीं दिए होंगे। अब तीसरी जो थी, इसका मतलब यहीं से उसकी समझदारी समझ में आती है, दिमाग है उसके पास। उसने सोचा कि पिताजी ने यूं ही चारों को बुलाकर 100-100 दाने नहीं दिए होंगे, इसके पीछे उनका कोई ना कोई मकसद होगा, जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा, कोई रीजन होगा, कोई एम होगा उनका। पहले तो उसने भी अपनी दूसरी बहनों की तरह ही उन्हें सहेज कर रख देने की सोची। अब पहले उसने भी ये सोचा कि भाई मैं इसको जो है संभाल कर रख दूं, लेकिन वह ऐसा ना कर सकी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। 2-3 दिनों तक वह सोचती रही। फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाली जमीन में वे दाने बो दिए। अभी 2-3 दिन सोची उसने कि मैं इन दानों का क्या कर सकती हूँ। पहले तो संभाल के रखने का सोची, लेकिन फिर सोची कि लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा, सही नहीं रहेगा। तब उसने अपनी खिड़की के पीछे लहलहाते हुए जो जमीन थी, उस जमीन को देखा। उस जमीन में जाकर उसने वो दाने बो दिए। अब जब जमीन में देखो दाने बैठते हैं तो फिर दानों से पौधे तैयार होते हैं और फिर पौधों से फिर फसल बनती है। और इस तरीके से अगर वो थोड़े से दाने होंगे तो अब उसके बहुत सारे दाने बन जाएंगे। करेक्ट है ना। थोड़ी सी बीज अगर खेतों में डाली जाती है तो उससे कितनी बड़ी फसल पैदा हो जाती है। ये तो आप लोगों ने देखे होंगे। ये हमारी जो खेती है उसे भी तो धन ही का। तो इस तरीके से जो है उसने क्या किया कि वो दाने ले जाकर ज़मीन में बो दिए। समय पर अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए, दाने निकले और उसके बोने के बाद क्या हुआ कि टाइम पर थोड़े ही वक्त के बाद उसमें से अंकुर फूटे, यानी कि पौधा निकलना शुरू हुआ। फिर पौधा तैयार हुआ और पौधा तैयार होने के बाद में उसमें से नए दाने निकले। राजकुमारी ने ये तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर से वो बो दिए। अब जो उनमें से, क्योंकि अब राजा ने कितने साल का समय दिया था, 5 साल का समय दिया था। तो इस तरीके से अगर 1 साल में एक फसल तैयार हो गई तो फिर दोबारा से उसने जो दाने आए हैं उनसे, उन फसलों से मिले हैं, उससे फिर उसने उसको बो दिया और उससे फिर नई फसल तैयार हुई। इस तरह 5 वर्षों में उसके पास ढेर सारे गेहूं तैयार हो गए थे। इस तरीके से सोचो 5 सालों में कितने गेहूं, कितनी बड़ी फसल उसकी तैयार हो गई होगी हर बार में, यानी कि वो दुगना
बढ़ गई होगी, हर साल में वो 2 गुना बढ़ गई होगी। तो इस तरीके से राजा ने तो दिए थे 100 दाने, लेकिन अब 5 सालों में उन 100 दानों के कई हजार दाने हो चुके थे, कई गुना दाने जो है वो बढ़ चुके थे। क्योंकि यहाँ पर उसने अपनी बुद्धिमानी से काम लिया। पहले तो उसने सोचा, लेकिन फिर उसने जो है ये तय किया कि राजा ने ये किसी मकसद से ही दिए हैं, तो वो मकसद पूरा होना चाहिए ना। तो यहाँ पर उसने अपनी ये सोच लगाई कि क्यों ना मैं इन 100 दानों को अपने पिताजी को और कई सारे दानों में बदल कर दे दूँ। इस तरीके से उसने वो दाने ज़मीन में बो दिए और बोकर जो दाने तैयार उसको मिले, फिर उसको फसल उसमें बो दिए उसने। और इस तरीके से 5 सालों में कई गुना ज़्यादा फसल उसके पास तैयार हो गई। 5 साल बाद राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया और कहा, अब 5 साल पूरे हो चुके, तो अब जाहिर सी बात है, राजा ने तो एक मकसद से ही दिया था, इसलिए उसने सब बेटियों को बुलाया अपने, और अब पूछता है सबसे, आज से 5 साल पहले मैंने तुम चारों को गेहूं के 100-100 दाने दिए थे और कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस करना। कहाँ कहाँ है वे दाने? राजा बोलता है उन लोगों से कि भाई 5 साल पहले मैंने तुमको जो दाने दिए थे 100-100 और कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस करना, तो चलो लाओ दो, वो दाने कहाँ पर है। अब सबका हाल तो तुम लोग जानते ही हो कि बाकी रानियों ने क्या किया था। तो देखो क्या होता है। बड़ी राजकुमारी भंडार घर जाकर गेहूं के दाने ले आई और राजा को दे दिए। अब बड़ी राजकुमारी तो पहले ही सोच के रखी हुई थी कि जब मांगेंगे तो गोडाउन में से जाके, भंडार घर से जाके ला के दे दूंगी। तो उसने खैर वैसे ही किया और राजा को ला के दे दिया। राजा ने पूछा, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? अब राजा तो भाई राजा था, वो पहचान गया। उसने पूछा कि क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? तो अब यहाँ पर बड़ी राजकुमारी थोड़ी घबरा जाती है। पहले तो राजकुमारी ने कहा, हाँ हाँ ये तो वही दाने हैं, हाँ कहकर चुप हो गई। मगर राजा ने फिर कड़क कर पूछा, यानी कि डांट कर, थोड़ा सख्ती से पूछा। तब उसने सच्ची बात बता दी कि ये दाने तो वो भंडार घर से लाई है। समझ में आया? अब बेचारा राजा निराश हो जाता है कि भाई बड़ी वाली तो बुद्धिमती नहीं निकली। राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा, तुम्हारे दाने कहाँ हैं? अब जो है वो दूसरी वाली से पूछता है कि भाई तुम्हारे दाने कहाँ हैं? दूसरी राजकुमारी अपनी संदूकची में से मखमल के खोल वाली डब्बी उठा लाई, जिसमें उसने गेहूं के दाने सहेज कर रखे थे। अब हमको पता ही है कि दूसरी राजकुमारी ने क्या किया था। उसने तो मखमल के कपड़े में और एक डब्बी डालकर और संदूकची में रख कर एक जेवर की तरह उसे रखा था। बस वही वो लाके वो राजा के सामने रख देती है कि भाई मैंने तो इसमें रखा था बहुत संभाल के। राजा ने उसे खोल कर देखा। अब जब उसे खोला गया, दाने सड़ गए थे। अब 5 साल तुम गेहूं के दानों को ऐसे कहीं रखोगे तो दाने तो जाहिर सी बात है सड़ जाएंगे। तो दाने जो है वो सड़ चुके थे। तीसरी राजकुमारी से पूछा, अब तीसरी से पूछता है, तुमने क्या किया उन दानों का? तीसरी ने कहा, मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा और मैं वहाँ आपको कल ले चलूँगी। फिर तीसरी वाली का जवाब तो आप लोग जानते हो कि उसने उन 100 दानों का क्या किया था। अब तो वो एक बड़ी फसल तैयार हो चुकी थी, 100 दानों के कई हजार दानों में तब्दील हो चुके थे। तो अब वो फसल अगर उसे दिखाना है अपने पिताजी को, तो जाहिर सी बात है उसे उस ज़मीन तक ले जाना होगा। इसलिए वो कहती है कि मैं आपको इसका जवाब अभी नहीं दूंगी, क्योंकि इसका जवाब पाने के लिए आपको मेरे साथ चलना होगा और मैं आपको कल वहाँ पर ले चलूँगी। अब भाई ठीक है, तब तक के लिए राजा चौथी वाली से पूछ लेता है कि भाई सबसे छोटी जो राजकुमारी थी उससे पूछा। उसने उसी बेपरवाही से जवाब दे दिया। अब छोटी तो थी और मस्तीखोर भी थी, तो वही बेपरवाही से उसने जवाब दे दिया, उन दानों की कोई कीमत है पिताजी? वैसे तो ढेरों दाने भंडार में पड़े हैं। आप तो जानते हैं ना, मुझे गेहूं के भुने दाने बहुत अच्छे लगते हैं। आप तो जानते हैं ना कि मुझे गेहूं के भुने दाने बहुत अच्छे लगते हैं, सो मैं उन्हें भुनवा कर खा गई। आप भी पिताजी किन किन चक्करों में पड़ जाते हैं? अब छोटी तो थी, उसका दिमाग जितना उतनी बात उसने की कि भाई
ये कैसे दानों की क्या कीमत है, आप क्यों दाने 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 कर रहे हैं, भंडार में तो इतने कई सारे दाने रखे हुए हैं, तो वो 100 दाने क्यों चाहिए आपको। और फिर मुझे तो भाई भुने हुए दाने बहुत पसंद है, आपने जैसे ही दिए थे मैं भुनवा कर उन्हें खा गई। तो फिर आप ये बार बार क्या ये सब चक्करों में पड़े हैं, क्यों ये सब उलझनों में पड़े हुए हैं, ऐसे पूछती है, बल्कि राजा से ही कह देती है। अब इस तरीके से पहली, दूसरी, चौथी सभी के उत्तर देखकर राजा को बड़ी निराशा हुई, बड़ा उदास हुआ कि भाई मतलब अब तीसरी का भी तो जवाब वो नहीं जानता था ना, तीसरी ने भी अभी तक जवाब नहीं दिया था। तो इस तरीके से चारों में से अब तक सिर्फ तीसरी बेटी ही बची थी कि जिस पर थोड़ी बहुत उम्मीद उसकी टिकी हुई थी, वरना बाकी तीनों के तो जवाब सुनकर राजा बड़ा ही निराश हो चुका था। दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई। उसने कहा, चलिए पिताजी, आपको मैं दिखाऊं कि गेहूं के वे दाने कहाँ हैं। तो बोलती कि चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ पर हैं वो दाने। राजा रथ पर सवार हो गया। रथ महल नगर पार करके खेत की तरफ बढ़ चला। अभी महल और उनका नगर वो सब से आगे खेतों की तरफ चला गया। राजा ने पूछा, आखिर कहाँ रख छोड़े हैं तुमने वे 100 दाने? इन 100 दानों के लिए तुम मुझे कहाँ कहाँ के चक्कर लगवाओगी? अब राजा कंफ्यूज हो गया कि भाई आखिर इसने किया क्या 100 दानों का। तो वो पूछता है कि भाई कहाँ है वो 100 दाने, और वो 100 दाने बताने के लिए तुम मुझे कितने चक्कर लगवाओगी। तब तक रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया था। राजा ने देखा सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल थी। उसकी बालियां हवा में झूम रही थी, जैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही हो। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, ये हैं वे 100 दाने जो आज लाखों लाख दानों के रूप में आपके सामने हैं। मैंने उन 100 दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की है। तो राजा बस देखता ही रह गया कि उस तीसरी बेटी ने जो दिखाया कि राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। राजा बिल्कुल हैरान था। तो राजकुमारी कहती है कि पिताजी, ये है वो 100 दाने जो आपने दिए थे। उन्हें बोकर हर साल जो फसल दुगनी होती गई, उससे आज वो 100 दाने लाखों लाख दानों के रूप में आपके सामने तैयार खड़े हैं। मैंने उन 100 दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की है। राजा ने उसे गले लगा लिया। गले, जाहिर सी बात है कि अब चारों बेटियों में से जिसके लिए वो आशा कर रहा था, वो आशा की किरण तीसरी बेटी में दिखाई दी, यानी वो उम्मीद की किरण उसे अपनी तीसरी बेटी में दिखाई दी, जिसने उन दानों का सही उपयोग किया, समय का सही उपयोग किया, समझदारी से सूझबूझ से काम लिया। इसलिए राजा ने खुशी से अपनी तीसरी बेटी को गले लगा लिया और कहा, अब मैं निश्चिंत हो गया कि अब मैं बिल्कुल निश्चिंत यानी एकदम सेटिस्फाइड हो गया। अब उसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब वो जानता है कि उसके बाद उसका राजपाट उसकी ये तीसरी बेटी संभाल सकती है। तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। तुम ही मेरे जो राज्य है, मेरा जो स्टेट है, उसकी बिल्कुल सही और सच्ची उत्तराधिकारी हो, यानी तुम ही उसकी वारिस हो, तुम ही उसकी हकदार हो। इस तरीके से राजा अपनी तीसरी बेटी को उत्तराधिकारी चुन लेता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमको भी ये सीखने मिलता है कि जीवन में जो भी साधन तुम्हारे पास है, जो भी रिसोर्सेज तुम्हारे पास है, उनको यूज़ करो अपनी लाइफ में, और टाइम जो समय है उसका सही इस्तेमाल करो, तो सफलता ज़रूर तुम्हारे कदम चूमेगी। ठीक है, तो आई होप ये जो पाठ है ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छी कहानी है, आप लोग भी ज़रूर इस कहानी को एक बार पढ़ेंगे। अब हम चलते हैं शब्द वाटिका की तरफ। देखो, हर बार ना हिंदी
के क्वेश्चन आंसर करने से पहले ये जो वोकैबलरी है, जो शब्दार्थ दिए हुए हैं, इन्हें ज़रूर कर लेना। जैसे तनिक, इसका वर्ड दिया गया है थोड़ा, इसका मतलब होता है थोड़ा। मकसद यानी उद्देश्य, ये जो वन वर्ड होते हैं ना, शब्दार्थ, एक ही वर्ड के अंदर जो अर्थ आ जाता है, ये ऐसा ज़रूर आता है पेपर में। मैच द फॉलोइंग के तौर पे भी आ जाता है, जोड़ियाँ लगाओ के लिए, या फिर लिखने के लिए भी आ जाता है। खोल यानी आवरण, उम्मीद यानी आशा, उत्तराधिकारी यानी वारिस, और यहाँ पर मुहावरे भी दिए गए। चक्कर में पड़ जाना, इन मुहावरों का ना वाक्य में प्रयोग भी आता है, तो इसलिए तुम लोग वाक्य में प्रयोग भी इसका लिखेंगे, सिर्फ मीनिंग नहीं लिखेंगे। चक्कर में पड़ जाना यानी दुविधा में पड़ना। गले लगाना यानी प्यार से मिलना, है ना। जैसे बहुत ही आसान होता है, मेरा मेरा सफलतापूर्वक परीक्षा फल देखकर माँ ने मुझे प्यार से गले लगा लिया। करेक्ट। इस तरीके से आप लोग अपने ओन सेंटेंसेस में बनाओ उसको। सूचना के अनुसार कृतियां करो, बताना है। उत्तर लिखो। गेहूं के दानों का चारों बहनों ने क्या किया। अब आपको पता है कि चारों बहनों ने क्या किया, तो शुरुआत ऐसे करो, बड़ी बहन से, फिर दूसरी बहन से, फिर तीसरी बहन से, फिर चौथी बहन से। करेक्ट। तो बड़ी बहन ने तो उसे खिड़की के बाहर फेंक दिया और सोचा कि जब पिताजी पूछेंगे तो भंडार घर से लाकर दूसरा दे दूंगी। दूसरी बहन ने क्या किया, दूसरी बहन ने उसे सहेज कर एक डिब्बी में डालकर, उस डिब्बी को मखमल की थैली में डालकर उसे एक संदूकची में सहेज कर रख दिया, संभाल कर रख दिया। करेक्ट। तीसरी बहन ने उन 100 दानों को ज़मीन में बो दिया और उस ज़मीन से हर बार जो फसल उगती थी उन दानों को फिर उसने बो दिया। इस तरीके से एक बड़ी फसल में उन दानों को बदल दिया। फिर चौथी बहन को भुने हुए गेहूं के दाने बहुत पसंद थे, इसलिए उसने उन्हें भुनवा कर खा लिया। ठीक है। अब दिया है दूसरा प्रश्न, उचित घटनाक्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखो। यानी हमने जो कहानी पढ़े हैं उस कहानी में ये सेंटेंसेस का क्रमांक सही करके हमको लिखना है। यानी कौन सा इंसिडेंट पहले हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ। 4 है। पहले हम चारों पढ़ लेते हैं। पहला दिया हुआ है, सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। दूसरा, रथ एक बड़े से हरे भरे खेत में के सामने आकर रुक गया। तीसरा है, राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। और चौथा है, अंत में उसे एक उपाय सूझा। तो देखो, ये जो चौथा है ना, यही पहला होना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में ही राजा इस सोच में था कि वो कैसे पता करे कि चारों में से कौन सबसे ज़्यादा बुद्धिमती है, और उसी सोच की वजह से अंत में उसे एक उपाय सूझा। तो सारे काम होने से पहले ही ये लाइन आनी चाहिए, अंत में उसे एक उपाय सूझा। उपाय सूझने के बाद उसने चारों बेटियों को 100-100 दाने दिए, लेकिन 5 साल बाद जब उसे मंगवाया तो पहली, दूसरी और चौथी बेटी के बातें सुनकर उसे सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। ये दूसरी लाइन है। निराशा तो हो गई, लेकिन जब दूसरे दिन वो तीसरी बेटी के साथ गया तब रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने रुक गया। करेक्ट। ये तीसरी लाइन हो गई। और फिर लास्ट में जब वो देखता है कि 100 दानों की इतनी बड़ी फसल गेहूं की तैयार है, तो राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। हैरानी भी और खुशी भी, क्योंकि वो समझ गया था कि तीसरी राजकुमारी ने उन 100 दानों को इतनी बड़ी फसल में बदल दिया है। तो क्रम समझ में आया। यानी कि जो चौथा है, पहली लाइन हो जाएगी, अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। दूसरी लाइन होगी, सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। तीसरी लाइन होगी, रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने रुक गया। चौथी लाइन होगी, राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। ठीक है। अब है तीसरा प्रश्न, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो।
ठीक है, अब ये तो आप लोगों को आ जाना चाहिए, अब भी हमने स्टोरी पढ़े हैं। ज़रूर इसके पीछे कोई डैश होगा। अब देखो यहाँ पर ना उद्देश्य और मकसद दोनों मीनिंगफुल वर्ड है ना, दोनों दोनों ही यहाँ पे सही बैठते हैं। लेकिन पेज पे क्या दिया हुआ है, जो कहानी हमको दी गई है, उस कहानी में कौन सा वर्ड यूज़ किया गया, उद्देश्य यूज़ किया गया है या मकसद यूज़ किया गया है, हेतु भी सही है, तीनों एक ही है। तो यहाँ पर जो वर्ड हमको चाहिए वो है मकसद। ज़रूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। ठीक है, दूसरी लाइन है, सो मैं उन्हें डैश खा गई। खाने वाला काम कौन करती है, चौथी राजकुमारी। कैसे खा गई, भिगो कर खा गई, भुनवा कर खा गई कि पका कर खा गई। यस, भुनवा कर खा गई। तीसरा दिया है, तुम ही मेरे राज्य की सच्ची डैश हो। सच्ची रानी हो, सच्ची युवराज्ञी हो, उत्तराधिकारी हो। तो सही वर्ड क्या है, उत्तराधिकारी हो। चौथा है, इसे तुम अपने पास रखो, डैश साल बाद मैं उन्हें मांगूंगा। कितने साल बाद मांगूंगा कहता है राजा, 4 साल बाद, 7 साल बाद के 5 साल बाद। सही, 5 साल बाद मैं इन्हें मांगूंगा। ठीक है, अब चौथा प्रश्न है, परिणाम लिखो, यानी कि क्या हुआ। गेहूं के दानों को बोने का परिणाम, गेहूं के दानों को बोने से क्या परिणाम हुआ, क्या होता है उसकी वजह से। गेहूं के दाने ज़मीन में बो देने से वो दाने लाखों लाख दानों के रूप में हरे भरे खेत में हवा में झूम रहे थे और एक बड़ी फसल गेहूं के दानों की तैयार हो गई थी। करेक्ट, तो लिखेंगे गेहूं के दानों को बोने का परिणाम ये हुआ कि वे दाने लाखों लाख दानों के रूप में हरे भरे खेत में हवा में झूम रहे थे। दूसरी लाइन है, सभी के उत्तर सुनकर राजा पर हुआ परिणाम। सबके उत्तर सुनकर राजा पर क्या परिणाम हुआ, तो राजा को बड़ी निराशा हुई, राजा को बड़ी निराशा हुई। तीसरा, दूसरी राजकुमारी का संदूकची में दाने रखने का परिणाम। दूसरी राजकुमारी ने जो संदूकची में इतना संभाल कर सहेज कर दाने रखे थे, उसका क्या परिणाम हुआ, उसका परिणाम यह हुआ कि दाने सड़ गए। फिर है चौथी लाइन, पहली राजकुमारी को कड़क कर पूछने का परिणाम। पहली राजकुमारी को जब राजा ने कड़क कर पूछा, डांट कर पूछा, तो फिर राजकुमारी ने स्वीकार किया कि वे दाने वे भंडार घर से लाई है। ठीक है, उसने स्वीकार कर लिया कि यह दाने वे भंडार घर से लाई है, यह परिणाम हुआ। अब इसके बाद दिया गया है, रचना के आधार पर विभिन्न प्रकार के 3-3 वाक्य पाठों से ढूंढकर लिखो। यानी कि सिर्फ इसी पाठ से नहीं, अपनी किताब के किसी भी पाठ से जो वाक्य के प्रकार हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है मिश्र वाक्य और तीसरा होता है संयुक्त वाक्य। ये भी आप लोगों ने पढ़े होंगे, अगर यदि नहीं पढ़े हैं आप लोगों ने तो इतना समझ जाओ कि सरल वाक्य जो होता है वो बिल्कुल हमारे इंग्लिश में जो सिंपल सेंटेंस होता है उसकी तरह होता है। सिंपल सेंटेंस, एक स्टेटमेंट जिसमें कोई कंजंक्शन नहीं होता। ठीक है, बाकी रहा मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य दोनों में कंजंक्शन लगता है। जैसे हमारे इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस होते हैं, है ना। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है कि जिसमें एक मेन क्लॉज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, जो कि कोई भी कंजंक्शन से, जैसे दैट, इफ, बिकॉज, व्हेन, इससे जॉइंट होता है। ठीक है, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, नाइदर, नॉर, ऐसे जॉइंट करने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनसे जॉइंट होता है, जो जिसमें एक मेन क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट होता है। यानी एक जो है पूरा वाक्य होता है और जो बाकी का वाक्य है वो पहले वाक्य पर डिपेंडेंट होता है।
यानी तब तक उसका पूरा उत्तर हमको अर्थ समझ में नहीं आता, उसका अर्थ पहले वाक्य पर डिपेंडेंट होता है, उसे कहते हैं हम मिश्र वाक्य। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और जब दो कंप्लीट पार्ट ऑफ द सेंटेंस को हम जॉइंट करते हैं एंड से या और से, जैसे इंग्लिश में जिसको हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं, उसी को हिंदी में संयुक्त वाक्य कहते हैं, जिसमें दो अर्थ के अनुसार दोनों वाक्य का अर्थ कंप्लीट रहता है, मुकम्मल रहता है, लेकिन वो दो जॉइंट होते हैं और से, किंतु से। ठीक है, तो उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं आपको सेंटेंसेस बता रही हूँ, आप ये सेंटेंसेस लिख सकते हैं। ऐसा हेडिंग डालो पहले, सरल वाक्य। सरल वाक्य में कोई भी 3 सेंटेंस लिख दो। जैसे 5 साल बाद राजा ने चारों बहनों को बुलाया, ये भी सरल वाक्य है। एक राजा था, उसकी 4 बेटियां थी, ये भी सरल वाक्य है। अब मुझे अपने किए पर पछतावा हुआ, ये भी सरल वाक्य है। कभी हरा भरा पेड़ मत काटो, ये भी सरल वाक्य है। ठीक है, अब बारी आती है मिश्र वाक्य की। मिश्र वाक्य में मैंने आपको बताई कि यह वाक्य जो है वो क्योंकि, परंतु, इससे जो है वो जॉइंट रहता है। जैसे मैं सोच में पड़ गई क्योंकि मेरा काम तो पुणे में है। मैं सोच में पड़ गई क्योंकि मेरा काम तो पुणे में है। ठीक है, दूसरा लिख सकते हैं, मनुष्य में जो घृणा है वह पशुत्व की निशानी है। यहाँ पे मनुष्य में जो घृणा है, उसके आगे कॉमा लगेगा और उसके आगे का सेंटेंस आएगा, वह पशुत्व की निशानी है। ठीक है, फिर और हम क्या लिख सकते हैं, नाखून बढ़ते हैं तो बढ़ें, कॉमा, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। यहाँ पे लेकिन आ सकता है बीच में, नाखून बढ़ते हैं तो बढ़ें, लेकिन मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। तो ये लेकिन से भी जॉइंट है, तो ये मिश्र वाक्य है। फिर बारी आती है संयुक्त वाक्य की, जिसे हम ऐसे लिख सकते हैं, समय पर अंकुर फूटे और गेहूं के दाने तैयार हुए। समय पर अंकुर फूटे और, देखो और से जॉइंट हुआ, इसलिए ये संयुक्त वाक्य है, गेहूं के दाने तैयार हुए। फिर है, मैं शरीर से बूढ़ा हूँ किंतु उत्साह में जवान हूँ। मैं शरीर में बूढ़ा हूँ किंतु उत्साह में जवान हूँ। तीसरा सेंटेंस देखो, राजा साहब ने मुझे इंटरव्यू दिया और बहुत सारी बातें हुई। राजा साहब ने मुझे इंटरव्यू दिया और बहुत सारी बातें हुई। तो यहाँ पर जो है हमारा ये पाठ कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है। इसके सब क्वेश्चन आंसर भी पूरे हो गए हैं, प्रश्न उत्तर भी मैं करवा चुकी हूँ। अब लास्ट में ना एक दिया गया है कि अपने मित्र या सहेली को दीपावली की छुट्टियों में अपने घर निमंत्रित करने वाला पत्र लिखो। अब यहाँ पर देखो पत्र लिखने के लिए कहा गया है। अब आप लोगों को हिंदी में पत्र लिखने आना चाहिए, क्योंकि ये तो 5th से 5th 6th 7th में भी आप कर चुके होंगे और बहुत ही आसान है। अपनी सहेली को या अपने मित्र को लिखना है, तो ये काम मैं आप लोगों पर सौंपती हूँ। आप लोग मुझे लिख कर भेजिए सही फॉर्मेट के साथ, और अगर फिर उसमें कुछ भी गलतियाँ रहेंगी तो वो मैं करेक्शन करके आपको दे दूँगी। ठीक है, तो ये ज़रूर ये काम आप लोगों का है, ये होमवर्क है पत्र लिखने का, ये आप लोग लिखकर मुझे भेजेंगे। इन क्वेश्चन आंसर्स को आप अपनी बुक में ज़रूर कॉपी डाउन करेंगे और याद भी करेंगे सारा चीज़, सब चीज़। और मैंने बताई हूँ कि ऊपर जो शब्द अर्थ दिए गए हैं वो भी लिखना ज़रूरी है, वो भी याद करना ज़रूरी है। ठीक है, इस कहानी को एक बार ज़रूर पढ़ लेना, एक बार अपनी टेक्स्ट बुक से, या जिनके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो अभी जैसा मैं ये वीडियो से पढ़ रही थी, तो आप लोग भी इसी वीडियो को देखते हुए कहानी पढ़ सकते हो और पढ़ने के बाद में क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है बेटा,
चलो फिर यहाँ पे हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में फिर हम तीसरा पाठ करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, बाय।